चाइल्ड कस्टडी केस से रिलेटेड 20 नए रूल बना दिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 11 जून 2026 का है। भारत के अंदर जितने भी चाइल्ड कस्टडी के केस चल रहे हैं, कोर्ट उनका फैसला लेते टाइम इन 20 बातों को मद्देनजर जरूर रखेगी जी। ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जजमेंट अभी का है 11 जून 2026 का है। और इस केस के अंदर एक फादर ने ही अपनी बच्ची का रेप किया, जो कि अब चाइल्ड कस्टडी उसकी चाहता है कि भाई बच्ची को भी मेरे से मिलने का अधिकार दिया जाए। अब यहाँ पे कोर्ट एक ऐसे शिकंजे में फंस गया कि क्या ऐसे पिता को बच्चे की कस्टडी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, जिस पिता के ऊपर ही 376 लग गया है अपनी ही बच्ची के लिए। तो यहाँ पे दो मुख्य बातें आ गई, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको गाइडलाइन बताता हूँ। इस न्यायालय के समक्ष विवाद दो परस्पर विरोधी चिंताओं पे है, यानी कि दो चिंताएं बड़ी हैं। एक तो माता पिता द्वारा बच्चे से मिलने और उन्हें पुनः जुड़ने की मांग। एक तो ये कि बच्चे को माता पिता से मिलने दे, दोबारा उनसे जुड़ने दे, और उनसे जुड़ने दे जिस पिता के ऊपर ही 376 लगी हुई है। और दूसरी ओर संवैधानिक न्यायालय का यह दायित्व कि वह सुनिश्चित करे कि जो बच्चा पहले ही माता पिता के कड़े और अस्थायी अलगाव के कारण टूटे हुए परिवार में है, उसे कथित तौर पर अपने पिता द्वारा यौन शोषण का शिकार है, ऐसी प्रक्रिया के दिन न किया जाए। यानी कि दो बातें आ गई। एक तो कोर्ट के सामने आ गया, कोर्ट के सामने तो ये क्वेश्चन है कि जिन माँ बाप के बीच में पहले ही ग्रह कलेश चल रहा है, क्या उनको वो बच्चा सौंपना अब सही रहेगा, क्योंकि बच्चा और बिगड़ेगा। और दूसरा बात ये कि भाई जो माँ बाप जो ऐसा कुछ हो सका, क्या उस बच्ची को दोबारा उन माँ बाप से जोड़ना चाहिए। यहाँ पे ये चीजें आई है और इसके लिए 20 गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको केस बता देता हूँ। अपीलकर्ता का कहना है कि 2018-19 में अवधि का उदाहरण, जब दोनों पक्ष अमेरिका में रह रहे थे, तो प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया है। यहाँ पे मम्मी ने आरोप लगाया कि इस टाइम पे उसने अपनी बच्ची का क्या किया है, रेप किया है। फिर वो अपना खतरा महसूस करते हुए इंडिया में आ गई और इंडिया में आते क्या करवा दिया, 376 रेप केस होता है, 376 का 2, 323, 504, 506 और पोक्सो एक्ट के तहत में 4, 5 और एन, ये 5 का एन और 6 पोक्सो एक्ट के तहत में उसने क्या करवा दिया, अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया कि इसने मेरी बच्ची का रेप किया है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि एक पिता ने जब अपनी बच्ची का रेप कर दिया तो उस पिता को चाइल्ड कस्टडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ आरोप हैं, आरोप कल को सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं। खैर हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस गाइडलाइन के ऊपर, जो यहाँ पे 20 गाइडलाइन अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है और जो कि सभी केसों के लिए तो स्पेशल लिख दिया। मामले को समाप्त करने से पहले हम हिरासत, मुलाकात या माता पिता की पहुंच संबंधी विवाद उत्पन्न करने वाली नाबालिग बच्चों को, हिरासत मतलब चाइल्ड कस्टडी, मुलाकात मतलब विजिटिंग राइट, और माता पिता की पहुंच संबंधी विवादों उत्पन्न कार्रवाई में नाबालिग बच्चों के मनोवैज्ञानिक या मनोरोगों संबंधी मूल्यांकन से जुड़े मामलों से निपटने से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियां कर रहे हैं। सभी कार्रवाई में, यानी कि ये जो 20 टिप्पणियां हैं, सभी कार्रवाई में, विशेष रूप से उन कार्रवाई में जिनमें पोक्सो एक्ट के तहत में पीड़ित होने का आरोप लगाए गए नाबालिग बच्चे शामिल हैं, तो ये जो 20 पॉइंट है ये सभी कार्रवाई में क्या माने जाएंगे, लागू माने जाएंगे। सर्वोपरि विचार हमें बच्चे कल्याण और भावनात्मक सुरक्षा, गरिमा और मनोवैज्ञानिक कल्याण ही रहेगा। जब भी कोर्ट चाइल्ड कस्टडी का केस फैसला ले रही है तो उसमें सबसे ऊपर कल्याण किसका रखना चाहिएगा, उस बच्चे का रखना चाहिएगा, कि उसका सबसे सर्वोपरि कल्याण किसके साथ में है। कोर्ट को, जितने भी ट्रायल कोर्ट है ना, उन सब के लिए तो उसको बच्चे की कस्टडी देनी चाहिए। दूसरी बात, किसी पीड़ित बच्चे का मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधित मूल्यांकन केवल इसीलिए नियमित रूप से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मुकदमेबाजी करने वाले माता पिता रिश्तेदारों के बीच हिरासत, मुलाकात या माता पिता की पहुंच के मुद्दे उठते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोर्ट ये डिसाइड करते कि हम इसको क्या कर देते हैं, बच्चे को किसी मनोवैज्ञानिक के पास में भेज देते हैं, तो हर मुकदमे में नहीं भेजेगी। किन मुकदमों में? जर्नली अगर केस चाइल्ड कस्टडी का है या विजिटिंग राइट का है, यानी कि माँ बाप के बीच में अगर नॉर्मल मुकदमे चल रहे हैं ना, जैसे कोई दहेज का है, डोमेस्टिक वायलेंस का, नॉर्मल मुकदमे चल रहे हैं माँ बाप के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट बच्चे को उठा के भाई मनोवैज्ञानिक के पास में भेज देगी, देखो एक बार बच्चे के दिमाग में देखो क्या फितूर, तो कुछ बड़ा नहीं है। सभी केस में नहीं भेजेगी। बच्चे के संबंध में ऐसी किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्देश देने से पहले, मूल्यांकन प्रक्रिया का मतलब है बच्चे को किसी मनोवैज्ञानिक के पास में भेजना ताकि वो बच्चे के हाव भाव समझ के कि बच्चा डरा हुआ है या नॉर्मल है, कैसे है। न्यायालय ऐसे मूल्यांकन की आवश्यकता प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, प्रस्थापित या अभ्यास की भाई रेलेवेंसी चेक करेगा। कोर्ट जब भी आदेश देगा कि ऐसे बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास भेजो, इस केस से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इस केस में एक बच्ची का रेप हुआ है। अब रेप के बाद वो बच्ची में पिता के प्रति डर फैला हुआ है, ये उसके मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास में भेज दो, वो इसको भाई बता देंगे बच्चे के अंदर भी है क्या। तो ऐसा हर केस में नहीं होगा, और कोर्ट को अगर लग रहा है कि जरूरी है तभी कोर्ट आदेश देगा। चौथी गाइडलाइन,
बाल पीड़ितों के साथ मनोवैज्ञानिक बातचीत का निर्देशन करते समय न्यायालय न्यूनतम इंटरफेयर जोखिम के सिद्धांत अपनाएगा। यानी कि जब भी कोई मनोवैज्ञानिक बच्चे के साथ में है तो उनको कोई इंटरफेयर ना करे। कोर्ट ऐसे सिद्धांत भी अपनाएगा। ये नहीं कि फिर 2 मिनट के बाद कोई आ गया, फिर 5 मिनट के बाद, ऐसा नहीं है। 5 मिनट के किसी पीड़ित बच्चे के बार बार अधिव्यापी या बहुस्तरीय मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से सामान्यतः बचा जाना चाहिए। ये नहीं है कि जो पीड़ित बच्चा है ना उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास में भेज दिया, फिर दूसरे के पास में भेज दिया, फिर तीसरे। नहीं 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 नहीं, एक मनोवैज्ञानिक। ये बहुस्तरीय मनोवैज्ञानिक के मूल्यांकन से बचना चाहिए। ऐसे तो बच्चा और रह जाएगा, क्योंकि हर इंसान बच्चे के लिए है अनजान है ना। वो डॉक्टर जो है उस बच्चे से क्या है, अनजान है, वो उससे अनजान है। तो एक डिसाइड कर लो जो है, उसी से उसका मूल्यांकन करवा लो। जहां मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक समझा जाता है वहां आमतौर पर इसे एक स्वतंत्र और न्यायालय द्वारा नियुक्त बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक या इसी तरह के योग्य पेशेवर संचालित किया जाना चाहिए। तो अगर जरूरी है कि बच्चे को हम किसी भी डॉक्टर के पास में भेजें, मनोवैज्ञानिक के पास में भेजें, तो जो बच्चों का स्पेशलिस्ट है ना जी, उसी के पास भेजें। ये नहीं कि जो बड़ों के स्पेशलिस्ट है। विशेषज्ञों के पैनल का गठन एक असाधारण उपाय बनाना रहना चाहिए। असाधारण का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर ही केस में हम बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाएंगे। कुछ जर्नल केस ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ नॉर्मल तुतुम है, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि बच्चे को मनोवैज्ञानिक के पास में भेजें। न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र और तत्सम रहना चाहिए। यानी कि जो कोर्ट ने जो स्पेशलिस्ट जो हायर की हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे बिना किसी दबाव के। मूल्यांकन प्रक्रिया बाल केंद्रित और कल्याण उन्मुख रहेगी और लंबित आपराधिक या हिरासत कार्रवाई में किसी भी पक्ष के मामले को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक विरोधी खोजी और साक्ष्य संग्रह अभ्यास का चरित्र नहीं ग्रहण करेगी। ठीक है। इसके बाद आ गया न्यायालय बाल पीड़ितों द्वारा दर्दनाक घटनाओं के बार बार वर्णन होने से रोकेगी। यानी कि जरूरी नहीं कि बच्चों को बार बार वही चीज याद दिलवाई जाए, आपके साथ में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बार बार उन चीजों का वर्णन ना हो, इस बात का भी कोर्ट ध्यान रखेगी। न्यायालय द्वारा निर्देशित जो भी मनोवैज्ञानिक होगा, पोक्सो एक्ट का जो सेक्शन होता है 24, 33 का 5 और 36 और 39, इसके तहत में जो रूल बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उसके अनुरूप ये कमेटी काम करेगी। बच्चे की पहचान मूल्यांकन के दौरान किए गए खुलासे या जो भी चिकित्सा का रिकॉर्ड होगा वो सारी सारी गोपनीय। कोई बच्चे का नाम नहीं उछालेगा कि फलाने बच्चे के माँ बाप के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है और उस बच्चे को किसी डॉक्टर के पास भेजा गया ताकि वो दिमागी रूप से, ऐसे तो फिर बाहर के लोग बच्चे को पागल बोलने लग जाएंगे। ना तो बच्चे का नाम उछाला जाएगा और उसकी रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा। मूल्यांकन के दौरान जो भी ऑडियो वीडियो बनाई जाएगी वो भी हर किसी को अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी, उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, वो भी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी। न्यायालय के आदेशों के अनुसार तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्ट सख्ती से उस उद्देश्य तक ही सीमित रहेगी जिसके मूल्यांकन निर्देशित किया गया। यानी कि कोर्ट ने जो बच्चों का मूल्यांकन करवाया, उस मूल्यांकन करवाने के पीछे जो भी रीजन होगा वहीं तक वो रिपोर्ट जो है वैलिड रहेगी। जरूरी हो जाता है भाई, जब किसी बच्चे के साथ में ऐसा और उसके माँ बाप ने ही किया हो, या फिर घरों में जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो भी बच्चे के दिमाग के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती है। ये मत सोचना कि जो नॉर्मल बातें घर में हो रही है, हम जो तू तड़ाक करके भी बातें कर रहे हैं ना, बच्चे बड़ा अच्छे से कैच करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक साइंस की किताब के अंदर पढ़ा था, जब मैं 9वीं 10वीं में होता था, कि जो 6 साल से लेकर 10 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग का जो विकास होता है, उसके बाद दिमाग का वो विकास हो ही नहीं सकता जो उस टाइम हो सकता है। यानी कि 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे के अंदर जो सीखने का जुनून होता है, उसकी जो मेमोरी की जो हार्ड डिस्क जो बड़ी होने का जो टाइम होता है, वो ही टाइम होता है। उसके बाद बच्चे का दिमाग इतना फास्टली विकास नहीं करेगा जितना उस टाइम कर सकता है। और उसी टाइम अगर घर में घरे कलेश चल रहे हो, तू तड़ाक चल रहे हो, गाली गलौज चल रहे हो, तो बच्चा बड़ा आदमी नहीं बनेगा, बड़ी सोच का आदमी नहीं बनेगा। वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं उसी सोच में या उसी लड़ाई झगड़े में अपने आप का जो माइंड है, यानी कि उसके जो दिमाग की हार्ड डिस्क है, वो वहीं रुक जाएगी, उससे ज़्यादा स्पेस वो नहीं अर्न कर पाएगी। तो ऐसा तो भाई मैंने पढ़ा था। अब देखो, यदि बच्चा पहले से किसी योग्य चिकित्सक यानी कि बच्चा पहले से अगर किसी भी ऐसे साइकेट्रिक्स के पास में अगर अपना इलाज करवा रहा है तो बदला नहीं जाएगा, जहां करवा रहा है अच्छा है। कोर्ट ने कहा ना बार बार थोड़ी कि हम 70 तरह के मनोवैज्ञानिक लाएंगे, एक है तो ठीक है, संतुष्ट है तो सही है। विशेषज्ञों के साथ साथ अभ्यासी या हाइब्रिड अंतःक्रिया से जुड़े मामलों में, विशेषज्ञों के साथ में जो अभ्यासी या जो बड़े मामले जो जुड़े होते हैं, न्यायालय बच्चे की आयु और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए गोपनीयता बनाए रखेगा, बाहरी सुरक्षा देगा बच्चे को कि बाहर से जुझा रहा है, ताकि ना तो डॉक्टर को कुछ हो और ना बच्चे को कुछ हो।
मूल्यांकन का निर्देश देने वाला कोर्ट प्रक्रिया का निरंतर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार बनाए रखेगा और यदि इसके जारी रहने से बच्चे कल्याण या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो इसे संशोधित कर सकेगा या बंद कर सकेगा। अगर कोर्ट को लग रहा है कि मनोवैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक के पास में बच्चे के जाने के बाद जो है बच्चे का विकास रुक गया है या कोई सुधार नहीं है तो बंद कर देगा, वे बंद कर दो, कोई बात नहीं, धक्का मत करो। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के विकास के साथ साथ न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर संबंधित बाल मनोवैज्ञानिक के परामर्श करके समय समय पर उसका मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए ताकि सुनिश्चित हो कि बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण की रक्षा की जा रही है। बार बार मनोवैज्ञानिक से ही पूछा जाए कि सही रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आ गया माँ बाप के लिए, ये स्पेशल है माँ बाप के लिए। देखो, चूंकि बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास और कल्याण माता पिता के मनोवैज्ञानिक स्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए न्यायालय के लिए दोनों माता पिता की मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाना वांछनीय होगा। अगर बच्चे को हम किसी डॉक्टर के पास भेज रहे हैं तो पहले माँ बाप की भी रिपोर्ट जाएगी कि माँ बाप के माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि इससे बच्चे कल्याण के संबंध में उचित आदेश पारित करने में सहायता मिलेगी। तो भैया माँ बाप की भी रिपोर्ट जाएगी ताकि वो डिसाइड कर सकें कि बच्चा किसके साथ में दी बेस्ट है, क्योंकि न्यायालय बच्चे पर अभिभावक का अधिकार क्षेत्र भी रखता है और इस प्रकार बच्चे कल्याण के लिए उस पर भारी जिम्मेदारी है। अगली बात भी यही है, चूंकि न्यायालय ऐसे मामलों में निपट रहे हैं जिसमें माता पिता अत्यधिक भावनात्मक रूप से अविकसित होते हैं, इसलिए न्यायिक आदेशों को तैयार करने के लिए बच्चे और माता पिता दोनों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विशेषज्ञों, बाल मनोवैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना वांछनीय होगा। अगर माँ बाप के बीच में कुछ ऐसे चल रहे हैं कि एक दूसरे को दुश्मन बने पड़े हैं, उनको भी डॉक्टर की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, मनोवैज्ञानिक की, क्योंकि न्यायाधीश आमतौर पर भावनाओं से निपटने में कुशल नहीं होते हैं बल्कि मुख्य रूप से कानूनी सिद्धांतों के अनुप्रयोग में प्रशिक्षित भी होते हैं। तो भैया माँ बाप को भी अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि हम जो है बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। अगर कोई मनोवैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट बना के देता है कि माँ बाप के बारे में, तो वो भी अब उनको रखनी पड़ेगी। ये 20 रूल है चाइल्ड कस्टडी केस से रिलेटेड। और अब देख लेना आने वाली जो जजमेंट होंगी उनके अंदर ही जजमेंट का यूज किया जाएगा। मैं सिर्फ डायरेक्ट इस केस के थ्रू आपको सिर्फ ये डायरेक्ट मैं आपको गाइडलाइन ही बता रहा हूँ। केस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ये केस है अभी का है 11 जून 2026 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अगर आप भी कोई ऐसे पेरेंट्स हैं, आपके बीच में चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा है, तो इसके अंदर से अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है जजमेंट्स के अंदर से, आप इस जजमेंट का बेनिफिट आप उठा सकते हो, अपने केस के अंदर लगा सकते हो। जो 20 गाइडलाइन है ये सभी केसों पे लागू होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट हर बच्चे को किसी साइकेट्रिक्स के पास में ही भेजे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन माँ बाप उस बच्चे के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, माँ बाप एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए वो अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं, अपने डॉक्टर की रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन है और जो 20 गाइडलाइन थी वो हमने आपके सामने रखी दी। ये जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लें। थैंक यू।